बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के तथा उत्तर प्रदेश के तथा विभिन्न राज्यों के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, नेतागण, यहाँ पर उपस्थित पूरे उत्तर प्रदेश से पधारे हुए बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन और कार्यकर्तागण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं भाइयों, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, देखिए आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा, सब मेरी तरफ देखिए, क्योंकि मोदी जी यहीं आने वाले हैं और हेलीकॉप्टर अपन लोगों ने बहुत देखे हैं, इसलिए इधर मुंह करिए, मेरी तरफ मुंह करिए सभी लोग। हाँ बस ठीक है, बोलिए भारत माता की। मैं क्षमा मांग करके अपना भाषण करके चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों तरफ के बुंदेलखंड में भारी ओलावृष्टि हुई है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत सारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने ओला पीड़ित किसानों के लिए बहुत बड़ी सहायता घोषित की और उनको देनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में जिन किसानों को नुकसान हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषित किया है कि हम 50% को 100% नुकसान मानेंगे और ये भी कहा है कि हर किसान की लड़की की शादी को 25,000 रुपया दिए जाएंगे और ये भी कहा है कि जब तक अगली फसल नहीं आ जाएगी तब तक अमीर और गरीब हर किसान को 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल मिलेगा। और ये भी कहा है कि बिजली की वसूली और ऋणों की वसूली रोक दी जाएगी। मैं लखनऊ में मुलायम सिंह को बोलने के लिए आई हूं कि जो हमारी सरकार ने किया है वो तुम्हारी सरकार को भी किसानों के लिए करना पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सरकार रसातल में भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का ओला पीड़ित जो किसान, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र का जो किसान है, वो इसको छोड़ेगा नहीं। देखो आपने फिर मेरी बात नहीं मानी, मेरी तरफ देखो। और अभी मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, अभी यहीं आएंगे, हम आपको मोदी जी को दिखाएंगे, मोदी जी का आप लोग भाषण भी सुनेंगे। मुझे उन इलाकों में पहुंचना है, वहां बहुत रोना धोना मचा हुआ है, इसलिए मोदी जी और अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर मैं भाषण देते ही यहां से चली जाऊंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश की तरफ का बुंदेलखंड है, वहां के किसानों के लिए अभी तक कोई रिलीफ घोषित ठीक से नहीं हुई है। मुलायम सिंह ने जो फायदा उठाया वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम का उठाया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील करने के लिए आई हूं और कार्यकर्ताओं से भी अपील करने के लिए आई हूं, क्योंकि यहाँ जो भाषण हो रहा है इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसान सुन रहे हैं। और इसलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आई हूं कि यूपीए की सरकार भी किसान विरोधी है और उत्तर प्रदेश की सरकार तो किसानों की दुश्मन है, और इसलिए यूपीए की सरकार की भी पूर्णाहुति होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार की सफाई की इसी लोकसभा के चुनाव से शुरुआत होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ जो आप लोग आए हो, आप एक एक नहीं आए हो, आप 1.25 लाख से एक लड़ाऊ आए हो, मतलब 1.25 लाख के बराबर हैसियत रखता है, ऐसे आप आए हो। तो जरा उठाओ मेरे साथ हाथ और लो संकल्प, यूपीए की सरकार के सफाई का संकल्प लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं आपको दूसरी बात कहूंगी, हमारे देश में जो अवतार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो अवतार होता है जिसमें धरती पर जनता परेशान हो जाती है और ऊपर से भगवान नीचे आते हैं, और एक वो अवतार होता है जिसमें जनता में से ही कोई भगवान बनकर के प्रकट होता है और धरती की रक्षा करता है। आपको पता होगा ये 2 तरह के अवतारों की हमारे यहाँ पर परंपरा है, जिसमें कि एक वो है जिसमें नारायण
नर बनता है और एक वो अवतार है जिसमें नर नारायण बनता है। ये जो घटना हुई है, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया, वो क्यों घोषित किया गया? भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि पहले जनता ने तय किया कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, ये जनता ने तय किया। फिर ये बात कार्यकर्ता को पता लगी, ये बात हमारे मीडिया को पता लगी और फिर इसको मीडिया ने व्यक्त किया, जनता की भावना को, और फिर हमारे नेताओं ने इस जन भावना को समझा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की कि सरकार बनेगी और मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह घोषणा हुई। इस घोषणा का मतलब है कि अब की बार नारायण से नर का अवतार नहीं हुआ है, बल्कि नर से नारायण का अवतार हुआ है। अब की बार जगदीश से जगत की ओर यात्रा नहीं हुई है, बल्कि जगत से जगदीश की ओर यात्रा हुई है। अब की बार पुरुषोत्तम से पुरुष की ओर यात्रा नहीं हुई है, बल्कि पुरुष से पुरुषोत्तम की ओर यात्रा हुई है। ये जो अवतार हुआ है जनता जनार्दन का, और जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज इतनी बड़ी जो जनमेदनी है, ये जनमेदनी वही रूप है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था और कहा था कि युद्ध कर, पापियों का संहार कर और धर्म के राज्य की स्थापना कर। आप भगवान कृष्ण की तरह विराट रूप धारण करके आ गए हैं मोदी जी को बताने के लिए कि युद्ध कर, पापियों का नाश कर और भारत की धरती पर धर्म के राज्य की स्थापना कर। और धर्म के राज्य की स्थापना का मतलब क्या है? जो सबका ध्यान रखे, जो सबकी चिंता करे, जो सबको अपने साथ में लेकर के चले, जो गरीब को अपने साथ में लेकर के चले, जो गरीबी के मामले में भेदभाव ना करे। आज मैं एक बात बता रही हूं, खास करके मीडिया के बंधुओं के लिए। मेरी भोपाल में रजा मुराद से कोई बात हो गई थी। रजा मुराद एक फिल्म एक्टर हैं, उनने मोदी जी के बारे में टिप्पणी कर दी थी ईद के दिन। मैं उस बात से बहुत नाराज हो गई थी। मैंने कहा था कि ईद के दिन सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। उस पर काफी बहस हो गई थी टीवी पर। वो रजा मुराद मुझे अभी हवाई अड्डे पर मिले और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके लिए दुआ करूंगा। अब वो थोड़े हिचक भी रहे थे कि वो शायद मुसलमान हैं, तो मैं उनसे ठीक से बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने उनको नमस्कार किया और उनका आशीर्वाद मांगा, क्योंकि हम धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब, हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब और दुखी मुसलमान अगर कहीं है, तो याद रखिएगा वो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा सुखी और सुरक्षा के साथ अगर मुसलमान जी रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी के गुजरात में जी रहा है। अगर महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। और 16 साल की सुंदर महिला रात को 12 बजे भी अकेले घूमने निकल सकती है, तो वो नरेंद्र मोदी के गुजरात में है। वहां कोई महिला की तरफ बुरी नजर नहीं उठा सकता। गरीब तबके के लोग, पढ़े लिखे वर्गों के लोग, उनके आने के बाद 1 मिनट बाद खत्म कर दूंगी, पहले उनको दिखा दूंगी, फिर 1 मिनट बोल के समाप्त कर दूंगी। अब आ गए नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जब आ जाएंगे, उसके बाद सब लोग, हम लोग मिल करके उनको अपनी शुभकामनाएं देंगे और फिर मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगी, ठीक है? लेकिन तब तक आप सभी लोग, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कि रुक गए हैं कहीं पे? हाँ चलो आ गए। हाँ? हर हर मोदी, हर हर मोदी, राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी।
हाँ जी, सब लोग मंचासीन नेता मंच ग्रहण कर लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप बिठाएंगे ना, एक मिनट बोलेंगे, बिठा के बोलेंगे उसके बाद। अब मैं दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि भाषण मेरा हो गया। एक तो यहाँ मैदान में आए हुए जितने कार्यकर्ता हैं वो, और पूरे देश के लोग जो इस बात को सुन रहे हैं वो, मैं भारत की सारी महिलाओं को कहूंगी कि आपको अगर कोई सुरक्षित रख सकता है भारत की धरती पर, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उनको आशीर्वाद दीजिए। आज मैं यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को कहूंगी, आपका सबसे ज्यादा सम्मान अगर देश में कोई रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आप उनको आशीर्वाद दीजिए। मैं देश की सीमाओं पर खड़े हुए सैनिकों को कहूंगी, भारत का मान अगर कोई रख सकता है, और अब भारतीय सैनिकों के सिर नहीं कटेंगे, बल्कि पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक होकर के अपना सिर झुकाएगी। अगर ऐसा वातावरण कोई बना सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए उनके लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। और नौजवानों को कहूंगी कि जैसे हनुमान जी के साथ लंका को जलाने के लिए सेना खड़ी हो गई थी, हनुमान जी की सेना, इसी तरह से सभी नौजवान इकट्ठे होइए और भ्रष्टाचार का संहार करने के लिए, उसको भस्मीभूत करने के लिए तैयार होइए। समाज के सारे वर्ग, सभी लोग भारत के नए निर्माण के लिए तैयार होइए। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं दीजिए। पूरे देश के लोग उनको अपनी शुभकामनाएं दें। ये मैं आपसे एक सन्यासी के नाते पूरे देशवासियों से ये दक्षिणा मांगूंगी, बुजुर्गों से, महिलाओं से, नौजवानों से, मीडिया के बंधुओं से। देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। और एक दक्षिणा मैं नरेंद्र मोदी जी से मांगूंगी, वो मेरी बात सुन रहे हैं। मैं एक दक्षिणा नरेंद्र मोदी जी से मांगूंगी, और वो ये है कि मैं गंगा मैया के काम में लगी हुई हूँ, और गंगा मैया गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल और निर्मल बहनी चाहिए। ऐसी हमारी सरकार होने के बाद में व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैं गंगा के लिए मांगूंगी, क्योंकि वो रोटी देती है, रोजगार देती है और मोक्ष देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी और आप सब लोगों से ऐसे क्षमा मांगूंगी। अभद्रता मत समझिएगा कि मैं मंच छोड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे कहीं चले जाना पड़ेगा। ओले गिरे हैं मोदी जी, रात में भी बुंदेलखंड के दोनों हिस्सों में बहुत ओले गिरे हैं, तो एकदम तुरंत वहाँ सब जगह दौरा करने के लिए पहुँचना है, तो मुझे क्षमा करिए। अब जरा उठाइए हाथ और लगाइए गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ ऐसा नारा हो कि मुलायम सिंह की कुर्सी पाताल में जाए और मनमोहन सिंह की कुर्सी रसातल में जाए, और तैयारी हो जाए ऐसी कि ये देश में इसकी प्रतिष्ठा दिग दिगंत तक गूंजे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब मैं एक नारा लगाऊंगी। ये जो नारा होता है ना, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब संघर्ष की बेला खत्म हो गई। हम कहेंगे नरेंद्र मोदी जी तुम राज करो, क्योंकि उनकी घोषणा प्रधानमंत्री पद के लिए राजनाथ जी ने की है, और जब राज के नाथ ने घोषणा कर दी है तो राज तो होना ही है। इसलिए उठाइए हाथ तो कहिए नरेंद्र मोदी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी तुम राज करो, नरेंद्र मोदी तुम राज करो। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। मित्रों, सबसे सुखद क्षण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में माननीय कल्याण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से सम्मिलित हो गए हैं।
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहाँ के सांसद आदरणीय टंडन जी, नगर प्रमुख श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, रैली के संयोजक श्री स्वतंत्र देव सिंह जी तथा मनोहर सिंह जी जो महानगर के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे आदरणीय नेताओं जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो स्वागत भाषण करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सांसद आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को कि वो अपना संदेश भी दें और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मोदी जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत भी करें। डॉक्टर जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए हम सबके बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, सेवानिवृत्त हमारे देश के ख्यातनामा और बहुत ही देशभक्ति से परिपूर्ण सेना के जनरल श्री वीके सिंह जी, श्री उदित राज जी एवं मंच पर बैठे हुए अन्य सभी पार्टी की विभूतियां और आज के इस महासंगम में प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हम जिस परिस्थिति से देश में गुजर रहे हैं वो बहुत सामान्य परिस्थिति नहीं है। सच पूछा जाए तो एक असामान्य परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। पिछले 10 सालों से जो सरकार केंद्र में चल रही है और पिछले 8-9 सालों से जो सरकारें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उन्होंने मिलकर इस देश और प्रदेश को तबाह कर दिया। जब जब केंद्र में यूपीए सरकार को हटाने का सवाल आया, तब तब मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने उनका साथ दे के उनको रोका, उनको बचाया। केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार कराया और जब प्रतिपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उनकी मदद में कौन आया? सपा और बसपा। इसलिए मैं एक नारा लगाता हूं, कांग्रेस, बसपा और सपा, सपा बसपा कांग्रेस आई
आपस में हैं सब भाई भाई। आप मुहावरा तो जानते ही हैं ना, हिंदी में क्या मुहावरा होता है? कौन कौन मौसेरे भाई होते हैं? तो ये आप नारा याद रखिए, सपा बसपा कांग्रेस आई, आपस में सब बहन भाई। इन सब ने, इस पूरे कुनबे ने प्रदेश और देश को बर्बाद कर दिया। केंद्र के भ्रष्टाचार के बारे में हम अक्सर बराबर आपसे कहते रहते हैं। मुझे इत्तेफाक से पार्टी ने वो काम दिया है कि जिसमें देश के भ्रष्टाचार पर जो रिपोर्ट्स आती हैं मैं उसकी समीक्षा करूं और उसके आधार पर कमेटी राय करती है, प्रस्ताव करती है, रिपोर्ट देती है। हमने देखा पहले कि इस सरकार ने पहला भ्रष्टाचार जो हमारे सामने रखा वो आपके इस मोबाइल का भ्रष्टाचार रखा। मोबाइल आप सबके पास है, मोबाइल चलता है कुछ लहरों की मदद से, वो लहरें आसमान से आती, लेकिन इस सरकार ने उन लहरों में भी भ्रष्टाचार किया। किसी ज़माने में हम सुनते थे कि एक राजा ने समुद्र की लहरें गिनने के लिए एक अफसर को रखा, उसने समुद्र की लहरें गिनकर भ्रष्टाचार किया। और इस सरकार ने आसमान की लहरें सुन के भ्रष्टाचार किया, आसमान में भ्रष्टाचार, उसके बाद कोयले में भ्रष्टाचार, जमीन के नीचे भ्रष्टाचार, उसके बाद खेल में भ्रष्टाचार, रेल में भ्रष्टाचार, और जब ये लोग भ्रष्टाचारी लोग पकड़े गए तो जेल में भ्रष्टाचार। रेल, खेल, तेल, जेल, सब में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। नभ थल जब, जमीन और आसमान और समुद्र और पानी, इसमें कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार को नहीं बख्शा, हर जगह भ्रष्टाचार। और जब यह भ्रष्टाचार उजागर किया गया तो कांग्रेस की सरकार उनको बचाने के लिए आई और उनकी मदद के लिए ये सपा और बसपा दोनों शामिल हुए। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस भ्रष्टाचार को अगर देश से नष्ट करना है, अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो केंद्र से कांग्रेस को और प्रदेश से सपा और बसपा को, आपको तीनों को एक साथ खारिज करना पड़ेगा। बिना उसके उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं होगी। ये प्रदेश 1947 में सबसे आगे था, शिक्षा में आगे था, व्यापार में आगे था, विकास में आगे था, स्वास्थ्य में आगे था, पुलिस के प्रशासन में आगे था, और आज सबसे पीछे चला गया। बलात्कारों की घटनाएं हो रही, डकैतियों की घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या बात है? कैसी सरकार? बिना लाठी के बात ही नहीं करती। अगर ये आज तक लाठी चलाती रही है तो अब अवसर आ रहा है कि जनता इनके ऊपर वोट की ऐसी लाठी चलाए कि जिस दर्द से कभी उठने ना पाए। महंगाई बेहिसाब बढ़ाई गई है, उसके आंकड़े में नहीं देना चाहता, लेकिन महंगाई से आम आदमी बेहतरा परेशान है। और सरकार कह रही है कि हमने महंगाई पे नियंत्रण कर लिया है। जब इस सरकार को हमने शासन सौंपा था तो हमारे विकास की दर थी 8.4% और हमारी महंगाई की दर थी 4.8%। आज विकास की दर 4.8% आ गई और महंगाई की दर अब तो 9 और 10% चली गई। ये सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती, अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर सकती, आत्महत्याओं पर कंट्रोल नहीं कर सकती। किसानों की आत्महत्या, व्यापारियों की आत्महत्या, कर्मचारियों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या और अब सेना के सैनिकों की आत्महत्या, सरकारी अफसरों की आत्महत्या। ये देश आत्महत्या करने वालों का देश बनाया जा रहा है। इस देश को तो हमें सरसब्ज बनाना है, इस देश को समृद्ध बनाना है, इस देश को रोजगार से युक्त बनाना है, और ये सरकार सबको आत्महत्या की तरफ धकेल रही है। यह शर्मनाक देश की हालत इन्होंने कर दी है। सुरक्षा तार तार कर दी है, रोजगार तार तार कर दिए हैं, उद्योग धंधे समाप्त कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का नैतिक चरित्र समाप्त कर दिया। इस सरकार ने इस देश की संस्कृति को नष्ट किया है, इस सरकार ने इस देश की परंपराओं और इतिहास को नष्ट किया है।
इसने पर्यावरण को नष्ट किया है। एक भी चीज इसने इस देश में रचनात्मक करके नहीं दिखाई। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे देश की सीमाओं की क्या हालत, चीन क्या करता है। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, माफ़ करेंगे, जब चीन अंदर घुस के आया था तो हमारे देश की सेनाओं ने उसका मुकाबला नहीं किया, उसको उठाकर नहीं फेंका, क्योंकि केंद्र का आदेश नहीं था। केंद्र डर जाता है जब भी कभी चीन के सामने बातें होती हैं। चीन से पता नहीं हम क्यों डरते हैं। मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि जब ये अरुणाचल गए तो उन्होंने वहां जाकर बिल्कुल चीन के सीने पर जाकर कहा कि भारत की एक एक इंच भूमि चीन से वापस ली जाएगी और अरुणाचल को चीन नहीं लेने दिया जाएगा। यह है एक हिम्मत का काम। यह प्रधानमंत्री देश को चीन के खतरे से मुक्त कराएगा। ये प्रधानमंत्री देश को पाकिस्तान के खतरे से मुक्त कराएगा। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। किसानों की आत्महत्याएं समाप्त होंगी। इस देश में रोजगार, धंधे और खुशहाली का एक नया दौर आएगा। ये बात समझने की है। आप जरा अंतर को देखिए, सोच को देखिए, परिवर्तन की दिशा को देखिए। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इसके बाद शायद इतना बड़ा समागम हमारे इस प्रदेश में होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमें एक संकल्प करना चाहिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस संकल्प को करने के लिए कि आप इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं या नहीं? तो हाथ उठा के कहिए कि हम श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे और कोई कसर उठाकर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए और इसके साथ मेरे साथ मिलके बोलिए। 4 नारे मैं आपके सामने बोलता हूं, उन सबको आप अच्छी तरह देख लें और सुन लें और समझ लें। पहला नारा हम सब जानते हैं, जय जवान जय किसान। जय जवान, फिर है जय विज्ञान जय हिंदुस्तान। जय विज्ञान जय विज्ञान। और एक नारा ऋण मुक्त किसान, कर्ज मुक्त किसान, भूख मुक्त हिंदुस्तान। कर्ज मुक्त किसान, जोर से बोलिए, भूख से देश को मुक्ति करानी है। कर्ज मुक्त किसान, भूख मुक्त हिंदुस्तान, रोजगार युक्त नौजवान और सेना पर सशस्त्र जवान। रोजगार युक्त नौजवान, सीमा पर सशस्त्र जवान, तभी बनेगा भारत समर्थ और महान। बोलिए, महान भारत का निर्माण करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को हम भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। और मेरे साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे और माध्यमिक शिक्षा मंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश में नकल मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जिनको गौरव हासिल है, ऐसे माननीय राजनाथ सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो जनता जनार्दन को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी और बहनों भाइयों, जिसे सारा हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे हिंदुस्तान की जनता के दिलो अजीज, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी,
आदरणीय कलराज जी मिश्र और अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और हिंदुस्तान की सेना की अगुवाई करते रहे आर्मी चीफ के रूप में, ऐसे आदरणीय बीके सिंह जी, और साथ ही रा के जो चीफ रहे हैं, प्रमुख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के, एक प्रकार की खुफिया एजेंसी, उसके पूर्व प्रमुख आदरणीय सतीश त्रिपाठी जी, और हमारे दलित नेता, दलित चिंतक और विचारक श्री उदित राज जी, और आदरणीय टंडन जी, यहाँ के महापौर श्री दिनेश शर्मा, डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, श्री सूर्य प्रताप जी शाही, श्री विनय जी कटियार, यहाँ के प्रभारी श्री अमित जी शाह, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं नरेंद्र भाई आपको यह बतलाना चाहता हूं, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यह तहजीब का शहर है, यह मोहब्बत का शहर है, यह नफासत का भी शहर है, यह इल्म और ईमान का भी शहर है, और यह शहर ऐसा है जहां की नुमाइंदगी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है। इतना ही नहीं, लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने इस लखनऊ को बसाने का काम किया है, इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस लखनऊ का भी एक अपना महत्व है। और साथ ही यह लखनऊ हमारे पूज्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी इस लखनऊ शहर का महत्व है। और इस लखनऊ की एक खासियत है कि अलीगंज में जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उस हनुमान जी के मंदिर को हिंदुओं ने नहीं बनाया है, बल्कि लखनऊ के नवाबों ने उस अलीगंज के हनुमान के मंदिर को बनाने का काम किया है। यह तहजीब यदि कहीं देखने को मिलेगी तो वह लखनऊ के अंदर ही देखने को मिलेगी। मैं इसी लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं, एक विधायक के रूप में काम किया हूं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया हूं, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने काम किया है। और बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि उत्तर चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन सदैव मैं लखनऊ का और ये उत्तर प्रदेश का बनकर मैं ही रहूंगा, यह आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं नरेंद्र भाई के प्रदेश गुजरात में गया हुआ था। और बहनों भाइयों, मेहमान नवाजी जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने वहां पर मेरी कराई थी, उसे मैं भूल नहीं सकता। इस मेहमान नवाजी का आगाज यदि किसी ने किया था तो हमारे नरेंद्र भाई ने गुजरात में किया था मेरे जाने के बाद। और आज जब हमारे इस लखनऊ शहर में आए हैं तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं, मेहमान नवाजी के मामले में इस लखनऊ की एक शान है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए आगाज यदि अहमदाबाद की धरती पर नरेंद्र भाई ने किया था मेहमान नवाजी का, तो उसका मेहमान नवाजी का अंजाम यदि दिया जाना चाहिए तो दोनों हाथों से तालियां बजाकर इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया जाना चाहिए। और अंजाम केवल स्वागत का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आइए हम सभी मिलजुल कर यह प्रण लें, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, कि अंजाम हम तभी मानेंगे जब नरेंद्र भाई पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी हमें मानेंगे कि हमने अपनी कामकाज को, अपने संकल्प को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनेता पर इतने राजनीतिक प्रहार, इतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए होंगे जितने कि नरेंद्र भाई के ऊपर राजनीतिक प्रहार और आक्रमण हुए हैं। 2002 से मैं देख रहा हूं, बराबर नरेंद्र भाई के ऊपर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने बार बार आक्रमण किए हैं, बार बार उन्होंने प्रहार करने की कोशिश की है। लेकिन इस हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है, और आज किस हद तक की लोकप्रियता है उसे किसी बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछता हूं कि परमात्मा इस बात का जवाब दे, क्या कारण है
क्या नरेंद्र भाई का गुनाह है कि यह सारे के सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे नरेंद्र भाई के ऊपर लगातार 12 वर्षों से इस प्रकार का राजनीतिक आक्रमण, इस प्रकार का राजनीतिक प्रहार, इस प्रकार के घिनौने आरोप उनके द्वारा लगाने की कोशिश की जाती है? तो बहनों भाइयों, हमारा दिल यह बोलता है कि शायद परमात्मा यदि कोई बड़ा काम कराना चाहता है तो परमात्मा उस इंसान की बड़ी परीक्षा भी लेने का काम करता है, और उस परीक्षा देने में कामयाबी हासिल की है तो नरेंद्र भाई ने भी की है। और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, हीरे को भी चमक पाने के लिए कई प्रहार झेलने पड़ते हैं। इसलिए नरेंद्र भाई, जितने ही आपके ऊपर प्रहार हुए हैं उतनी ही हिंदुस्तान के राजनीति में आपकी चमक बढ़ती चली गई है, और आज आप हिंदुस्तान में ही लोकप्रिय नहीं हैं बल्कि सारी दुनिया में आपको वह लोकप्रियता हासिल हुई है। आज यह लखनऊ की धरती से यह भी कहने आया हूं बहनों भाइयों, देश हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है, देश यह ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। और आज इस उत्तर प्रदेश में, इसके पहले आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या हुआ था उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस सरकार के रहते हुए 2 वर्षों में इस सपा की सरकार के पिछले इतिहास की याद नहीं दिलाना चाहता हूं। 2 वर्षों में इस सरकार ने क्या किया है? बहुत उम्मीद थी इस उत्तर प्रदेश की जनता को, बसपा की सरकार जा रही है, सपा की सरकार आ रही है, अब इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश में अमन अमान के हालात पैदा होंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारी उत्तर प्रदेश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बहनों भाइयों, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची है। माताओं बहनों की इज्जत और असमत लूटी जा रही है, गुंडे बदमाश सरेआम घूम रहे हैं, यह हालात हो गए हैं। मंत्री की भैंस यदि चोरी हो जाती है तो पूरा पुलिस का अमला उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। हमारे यहां कहा गया है कि अकल बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती? क्या एक भैंस को, हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पुलिस के जवान भैंस को कैसे चोरी चली गई उसका पता लगाएं। क्या हो गया है इस सरकार को? मंत्रियों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। यहां पर मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। क्या किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने धान और गेहूं की खरीद सबसे पहले कराई थी और आप सबको उचित कीमत मुहैया कराने का काम किया था? आज क्या हो रहा? क्या आपके धान और गेहूं की खरीद हो गई? क्या आपको अपने धान और गेहूं की उचित कीमत मिल गई? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार का कृषि मंत्री भी रहा हूं, फार्मूला तैयार किया है और वह फार्मूला नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू किया जाएगा। खेत की बुआई के पहले आपके खेत की न्यूनतम आमदनी तय कर दी जाएगी। यदि उतनी आमदनी उस खेत में नहीं होगी तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी, उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा। हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे हिंदुस्तान में जहां जहां भी सरकारें चल रही हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो, या जितनी सरकारें, हमारी गुजरात की सरकार हो, सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करा रही हैं, और हमारी कुछ सरकारें तो 0% ब्याज दर पर हमारे किसानों को कर्ज मुहैया करा रही हैं। पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 8-8.5% ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मुहैया कराने का काम किया था। उसके पहले 14 से लेकर 18% ब्याज दर पर कर्ज मिलता था। गन्ना किसानों की हालत, गन्ना किसानों का 2,500 करोड़ रुपया बकाया है, आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ।
क्या चीनी मिल मालिकों के साथ मिली भगत के कारण गन्ना के खेत में खड़ा था, चीनी मिलें चालू नहीं हुई? यह हालत उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है किसान आयोग की, मैं यह मानता हूं कि जितनी लागत किसान की खेत में लगती है उस पर कम से कम 50% का मुनाफा होना चाहिए। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था इस हिंदुस्तान में की जानी चाहिए। इस काम को यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। बहनों भाइयों, बिजली की हालत, यही समाजवादी पार्टी है, इसके नेता चुनाव के दौरान कहते थे कि 2 साल के अंदर हम 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको 18 घंटे भी बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं मुख्यमंत्री जब हुआ करता था बहनों भाइयों, शाम को और रात को मैंने मुकम्मल बिजली की व्यवस्था कराई थी, बिजली मुहैया कराई थी। मैंने कहा कि हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे नौजवानों का दोष क्या है कि दिन भर के थके हारे काम करते हुए जब वो घरों में वापस लौटें तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में अपने घरवाली का चेहरा तो ठीक तरीके से देख सके। इसलिए शाम को और रात को मैंने बिजली मुहैया कराई। 2 साल बीत गया, बिजली यहाँ के हमारे गांव के रहने वाले लोगों को, हमारे व्यापारियों को, ठेला लगाने वालों को नहीं मिल पा रही है। अजीबोगरीब हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं। यह सपा और बसपा की सरकार बहनों भाइयों, यहां उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा कांग्रेस एक तीसरे को आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर यह तीनों मिलकर इस समय सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की सरकार यदि चल रही है तो वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कारण चल रही है बहनों भाइयों दिल्ली में। नहीं तो आज के कई वर्षों पहले सब कांग्रेस की सरकार चली गई होती, चुनाव हो गया होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई होती। महंगाई बढ़ रही है फिर भी सपा बसपा समर्थन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है फिर भी सपा बसपा समर्थन दे रहे हैं, सीमा हमारी असुरक्षित हो गई है फिर भी सपा बसपा बराबर कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कैसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं इस हिंदुस्तान में। देश को लूटने का काम यह कांग्रेस, सपा और बसपा यह सभी मिलकर कर रहे हैं बहनों भाइयों। यही मैं कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की हिफाजत न तो कांग्रेस के हाथों में हो सकती है, न सपा के हाथों में हो सकती है, न बसपा के हाथों में हो सकती है। देश की सुरक्षा की हिफाजत, देश की विकास यदि हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों में हो सकता है, इनके हाथों किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। जैसे आप घर में बिल्ली पाल लें और उस बिल्ली से आप यह उम्मीद करें कि हमारे घर में रखे हुए दूध की वह बिल्ली हिफाजत करेगी, दूध नहीं पिएगी, यह कभी संभव है? वैसे ही जब तक कांग्रेस और सपा इस हिंदुस्तान के राजनीति में रहेंगी तब तक इस हिंदुस्तान की भी हिफाजत नहीं हो सकती है बहनों भाइयों। इस सच्चाई को भी हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। जहां तक ठीक तरीके से सरकार चलाने का काम है, भारत ही नहीं दुनिया की पॉलिटिकल एनालिस्ट और दुनिया के सारे राजनीतिक विश्लेषक स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब हम लोग गुजरात के नरेंद्र भाई के गवर्नेंस की, इनके सरकार के कामकाज की सराहना करते हैं और वहाँ के विकास की सराहना करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई, नरेंद्र भाई को तो 10-12 साल लगातार काम करने का अवसर मिल गया, इसलिए वहाँ पर बहुत सारा विकास हो गया है। शायद 2, 4, 5 साल मिला होता तो वह विकास न कर पाते। यह दलील देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी बंगाल में 35 वर्षों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, क्या विकास हुआ है पश्चिमी बंगाल में? बिहार में 15 वर्षों तक राजद की लालू यादव की सरकार रही है, क्या विकास हुआ है बिहार में? बहनों भाइयों, लंबे समय तक सरकार न रहने का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार चलाने वाले की नीयत कैसी है, सरकार चलाने वाले का नजरिया कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
देश की सुरक्षा इस समय संकट में पड़ी है बहनों भाइयों। पाकिस्तान चीन के द्वारा बराबर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। प्लेन का ट्रायल करने वाले जवान कभी कभी उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है, दिल को पीड़ा होती है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा पनडुब्बी, नौसेना के द्वारा संचालित वह पनडुब्बी केवल इसलिए डूब गई और हमारे नौसेना के 2 अधिकारी उसमें शहीद हो गए, अन्य भी कई लोग शहीद हुए, केवल इस कारण कि जो बैटरी लगी थी उस बैटरी की लाइफ पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मेरे देश की सुरक्षा में इतना बड़ा छिद्र होगा, फिर भी यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत की सुरक्षा में, जो भी सुरक्षा व्यवस्था में जो भी आज होल्स हैं, जो छिद्र हैं, वह सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएं। हथियार हमें बाहर से, दुनिया के देशों से न खरीदना पड़े अपने सेना के जवानों को मुहैया कराने के लिए, बल्कि इस प्रकार हथियार तैयार करने वाली इंडस्ट्री यदि होनी चाहिए तो भारत के अंदर होनी चाहिए, ताकि हम अच्छी क्वालिटी के हथियार तैयार कर सकें और अपने नौजवानों को मुहैया करा सकें। बहनों भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे आज यही निवेदन करने आया हूं कि देश इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं। यदि आप लोग एक वादा करने को तैयार हों तब तो मैं आपसे पूछूं, वरना मैं बैठ जाऊं। वादा करने को तैयार हैं? हर कार्यकर्ता, हर नागरिक यहां पर हाथ उठाकर बतलाइए, वादा कीजिए तो मैं मानूं। बहनों भाइयों, जैसे सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 85 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, तो आज मैं एक बार अब उत्तर प्रदेश की जनता से चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की झोली भर देना। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा देना। यही अपील करते हुए, यही निवेदन करते हुए, और साथ ही किसानों के संबंध में एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसकी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ओला के कारण फसल बर्बाद हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भी हमारे किसानों की क्षति हुई है, जैसे हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसानों की फसल बर्बाद होने पर वहां की सरकार पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराती है, वही मुआवजा, वही कंपनसेशन हमारे किसानों को भी दिया जाना चाहिए। मैं उन डॉक्टरों की भी चर्चा यहां पर कर देना चाहता हूं। कानपुर में एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को केवल थोड़ी सी गाड़ी टकरा जाने के कारण समाजवादी पार्टी के विधायक के गनर्स ने उतरकर उसकी मरम्मत कर दी, उसकी पिटाई कर दी। आज सारे डॉक्टर उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर हैं। सुना है कि सारे हिंदुस्तान में हड़ताल पर जाने वाले हैं। मैं यहां के मुख्यमंत्री और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव से कहना चाहता हूं, तत्काल इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और कानपुर के उस विधायक को, समाज सपा के विधायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जाना चाहिए। बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं, झोली भर देना भाजपा की। हम आपको स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार देंगे, यह भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहनों भाइयों, मुझसे एक चूक हो गई है। आप लोगों को जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से तो हो गई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी, एक मिनट, आप आ जाइए। आज सचमुच हमारे लिए बहुत ही सुखद दिन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिनके शासनकाल को आज भी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता याद करती है,
उन्होंने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आदरणीय कल्याण सिंह जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, केवल सामान्य सदस्य बनकर ही आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, बल्कि आपको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यह भी मैं विश्वास दिलाते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त। वैसे आदरणीय कल्याण सिंह जी ने 5 रुपया हमको दे दिया है सदस्यता की फीस। बहनों और भाइयों, जिनका आपको एक लंबे समय से इंतजार था, लगभग 1 माह पहले लखनऊ में इस महारैली को करने की घोषणा हुई थी, अब वो इंतजार समाप्त हो रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यहां के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और लाखों की तादाद में आए हुए मेरे भारत के भाग्य विधाता भाइयों और बहनों, कल बहुत स्थानों पर ओले गिरे, वर्षा हुई, यहाँ के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान सिर्फ किसानों का ही नहीं है, ये देश का भी है। इस आपत्ति के समय मैं सभी मेरे किसान भाइयों के प्रति उनकी तकलीफ के समय मैं उनके दुख का साथी हूं और उत्तर प्रदेश इकाई के मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि इस रैली के बाद इस संकट में आए सभी किसानों से हम मिलें, उनकी मुसीबत को समझें और सरकार के पास जाकर के उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ें। उनको इस नुकसान के समय जितनी हो सके उतनी मदद हम करें। कल से यहाँ 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। मैं इन मेरे सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका भविष्य
भारत के उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वे सफलता प्राप्त करें, साल भर की उनकी मेहनत रंग लाए। उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक 8 रैलियां हुई और सभी रैलियां एक से बढ़कर एक। और आज लखनऊ का तो नजारा ही कुछ और है। एक केसरिया समंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया समंदर। भाइयों बहनों, अभी तो चुनाव की गर्मी शुरू होना बाकी है। उसके बावजूद भी ये जन समर्थन, ये जन सैलाब, ये साफ साफ लग रहा है भाजपा की आंधी चल रही, आंधी चल रही। और भाइयों बहनों, आज ये आंधी है, चुनाव घोषित होते ही ये सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा। और सबका विनाश तय है। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस। सबका लूटा है, सबका ने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका विनाश तय है। आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ, और जब लखनऊ आते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नेतृत्व, बहुत कुछ उनसे सीखना मिला है। आप लखनऊ वाले बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने अटल जी को अपना बना लिया था, जीत लिया था। भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है, शाम अवध सुबह बनारस, ये रुतबा पूरे उत्तर प्रदेश का है। और जब लखनऊ की बात आती है तो लोग कहते हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य सिद्धि नहीं है आपकी। आज ऐसे शहर में आया हूं जिसकी अपनी पहचान सदियों से है, अदब और तहजीब की रही है। लखनऊ यानी तहजीब, लखनऊ यानी अदब। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले कुछ वर्षों से ऐसी सरकारियों ने ऐसा डेरा तंबू डाला है, इन शासन में बैठे हुए लोग, इसके पहले शासन में बैठे हुए लोग, इन लोगों के कारनामे ऐसे रहे हैं कि जो लखनऊ अदब और तहजीब से जाना जाता था, उसी लखनऊ में
शासन करने वाले लोगों ने उसे भुला दिया है और तह बाजारियों को अपने बगल में बिठा दिया है। आज तहजीब पर तह बाजारी हावी हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां की जनता से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वो जो विरासत है, जो सदियों से पली बड़ी है, उस विरासत को तबाह करने का किसी को अवसर न दें। भाइयों बहनों, यहां पर शासन में बैठे हुए लोग इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में अब कव्वाली की तान नहीं है, सिर्फ राजनीति का ताना बाना बचा है। अब यहां संगीत की बंदिश नहीं है, बदमाशों का बोलबाला है। अब यहां तबले पे थाप नहीं है, यहां पर दिन रात गुंडों की थप्पड़ें ही दिखाई दे रही है। संगीत के सुर नहीं है, कट्टे और बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही है। गोमती का वो वैदिक स्वरूप नहीं, ऐसे लग रहा है गंदी नाली बना दी गई है। क्या हो गया हमारे उत्तर प्रदेश को? हम भी वही हैं, तुम भी वही हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। भाइयों बहनों, जो गर्व से अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की बात करते थे, उसमें बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ी ताकत है। और उसी से प्रेरणा लेकर के मैं आज लखनऊ की धरती पर कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत होगी। समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत हुए बिना समृद्ध हिंदुस्तान संभव नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों का सपना होना चाहिए कि अगर भारत का भाग्य बदलना है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की करनी पड़ेगी। अगर देश के गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण करना है तो उसका प्रारंभ इस विशाल प्रदेश से करनी होगी। और एक बार उत्तर प्रदेश सामर्थ्यवान बन गया, उत्तर प्रदेश शक्तिशाली बन गया, तो हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनने में देर नहीं लगेगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान सामर्थ्यवान बन जाएगा। आज नेताजी ने अपने भाषण में पराजय स्वीकार कर लिया। अभी अभी वो भाषण कर रहे थे, मुझे जानकारी मिली, नेताजी कह रहे थे, मोदी जी रैलियों में भीड़ इकट्ठे में करने में मुकाबला मत करो। मतलब इसमें तो उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया कि वो मोदी की रैलियों की भीड़ में मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरा भी पराजय स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा मोदी जी विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। भाइयों बहनों, मैं विकास की राजनीति का पक्ष कर रहा हूं। मैं देश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को
10 साल से कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति के मुद्दे पर आओ। आज मुझे खुशी है कि नेताजी को भी अपने पुराने रास्ते छोड़ करके आज अपने भाषण में विकास की चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये उनका दूसरा पराजय है। भाइयों बहनों, नेताजी, आप गुजरात की आलोचना कर रहे हो। अच्छा होता आप अपने उत्तर प्रदेश के काम का हिसाब देते। उत्तर प्रदेश को आप कहां से कहां ले गए, जरा जनता को उसका हिसाब देते। लेकिन गुजरात का भी वो झूठ फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको बिजली मिलती है? जरा जोर से बोलिए। बिजली मिलती है? गांव में बिजली आती है? किसान को बिजली मिलती है? घरों में बिजली मिलती है? क्या शहरों में भी पूरी बिजली मिलती है? नेताजी, जरा गुजरात जाकर के देख के आइए। 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है नेताजी। और आपके यहां तो बिजली में भी रिजर्वेशन है। नेताजी के इलाके में तो बिजली मिलेगी, लेकिन जनता जनार्दन को बिजली न मिले, ये तो आपके कारनामे हैं। आप मेरे से विकास की बात कर रहे हो? नेताजी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आपके बेटे की सरकार को 1 साल नहीं हुआ है। आपको तुलना करनी है। 1 साल में आपने उत्तर प्रदेश में 150 दंगे करवाए हैं। गुजरात में 10 साल में एक दंगा नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। आप हमसे तुलना कर रहे हो? नेताजी, शर्म से माथा झुक जाता है। नेताजी, आपकी राजनीति के कारण, आपके नेताओं की गुंडागर्दी के कारण पूरे हिंदुस्तान में जो गंभीर गुनाह हैं, उसमें 45% गुनाह अकेले नेताजी आपके नाक के नीचे होते हैं। और आप हमें सुना रहे हो। इतना ही नहीं, महिलाओं का, जिनका सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए, उन महिलाओं को 1 साल में अकेले उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटी है। नेताजी, आप हमारे साथ विकास की किस भाषा में बात करते हो? इतना ही नहीं, आपके यहां गुनाहों में करीब 240% वृद्धि हुई है। क्या लोग आपको चुन करके इसलिए बिठाते हैं? और क्या किया आपने कानपुर में? वहां के विद्यार्थियों की आपके नेता जाकर के पिटाई करे, आपकी पुलिस विद्यार्थियों पर जुल्म करे, पूरे उत्तर प्रदेश की मेडिकल कॉलेज में संकट का छाया आ जाए। ये देश ये गुंडागिर्दी की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। आपने ये जो हालत पैदा की है, और आप हमारा हिसाब मांग रहे हो? नेताजी, आपके कारनामे कैसे हैं, वो अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी में भी 2 खेमे हो गए हैं।
समाजवादी पार्टी में भी 2 खेमे हो गए हैं। एक खेमे का नाम है समाज विरोधी पार्टी और दूसरे खेमे का नाम है सुखवादी पार्टी। वो सुख और मौज में पड़ गए हैं। ये सुखवादी पार्टी है, ये समाज विरोधी पार्टी है। नेताजी, आपकी राजनीति भले चलती हो, लेकिन मेहरबानी करके राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेना बंद कीजिए। उनके आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी। ये नाच गान के नजारे, ये रिलीफ कैंप में बच्चों की मौत, राम मनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा देती होगी। और नेताजी, कुर्सी सब कुछ नहीं होती है, उससे भी आगे जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने का एक बड़ा दायित्व होता है। नेताजी, आप विकास की बात कर रहे हैं। आज गुजरात में विकास का एक पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 26,000 रुपया है और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है। 75,000। ये ऐसे नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरा बड़ा इतना उत्तर प्रदेश गुजरात से 10 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10,000 गांवों में बिजली जा रही है। गुजरात के 100% गांवों में बिजली जाती है। घरों में बिजली, नेताजी, आपके उत्तर प्रदेश में 40% परिवारों को भी अभी बिजली नहीं पहुंची है। गुजरात में 99% परिवारों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, वादे करना, आप गुजरात के विकास की बात करते हो। मैं जरा पूछना चाहता हूं, नेताजी, आपने मेरे से गुजरात से शेर मांगे थे, शेर, बब्बर शेर। मैंने कहा ठीक है, दे दो भाई। इतना ही नहीं, आपने हमसे अमूल भी मांगा, अमूल। अगर आपको गुजरात का विकास नहीं देखता है तो अमूल को उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत क्या पड़ी। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो किसान या जो मालधारी पशुपालक दूध का उत्पादन करता था, उसको दूध का दाम सिर्फ 15 से 18 रुपया मिलता था। जब से अमूल ने दूध खरीदना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, यहां के मेरे गरीब किसान को, पशुपालक को आज दूध का दाम 35 से 40 रुपया मिल रहा है। ये गुजरात का मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल। उत्तर प्रदेश में आप दूध उत्पादक को 15-18 रुपये से ज्यादा दे नहीं पाते थे, हमने आकर के 35-40 रुपया देना शुरू कर दिया। किसान का भला कैसे होता है हमने दिखाया। और अभी पिछले हफ्ते ही अमूल के प्लांट लगाने का शिलान्यास आकर के हमारे लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, आप बातें करते हो, लेकिन विकास के रास्ते पर आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, बहुत सामर्थ्य है। ये मुरादाबाद का पीतल, ये फिरोजाबाद का ग्लास,
ये सहारनपुर की लकड़ी, ये बनारस की सिल्क साड़ी, ये मिर्जापुर का कालीन, ये सीतापुर फतेहपुर सिकरी का दरिया, ये कानपुर का चमड़ा, ये अलीगढ़ के ताले, ये कन्नौज का इत्र, फर्रुखाबाद का हैंड ब्लॉक, आगरा के जूते, क्या कुछ नहीं है। लेकिन आपने उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। ये सारी चीजें दुनिया के बाजार में डंका जमा सकती थी, लेकिन आपको विकास क्या करना, कैसे करना, इसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति में तुले हुए हो। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में पतंग का उद्योग है और ज्यादातर हमारे यहां पतंग के काम में गरीब मुसलमान परिवार लगा हुआ है। जब मैं नया मुख्यमंत्री बना तो पतंग उत्पादन 35-40 करोड़ रुपए का था। हमने उस पतंग में भी जान भर दी और वो व्यापार आज 500 करोड़ का हो गया। 500 करोड़ का। विकास कैसे किया जा सकता है, विकास को लेकर के गरीब से गरीब का भला कैसे किया जा सकता है, ये हमने करके दिखाया है। आप लोग एक तरफ ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है और वोट बैंक की राजनीति में मुस्ताक इन लोगों ने भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं रखी है। बेतनाह। और आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का नाम देख लीजिए जो दिल्ली में बैठे हैं। एक मंत्री कोयला खा गए, मालूम है ना? आपके उत्तर प्रदेश के एक सज्जन जो दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार में बिराते हैं, कोयला खाने पर उन पर आरोप लगा हुआ है। और दूसरे मंत्री दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटते हैं और घर में अपंग, अंध, अपाहिज उनके पैसों से भी मलाई खा लेते हैं। भाइयों, गंभीर आरोप लगे हैं उन पर। एनजीओ के नाम पर अपंग को, विकलांग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें से भी भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं छोड़ते हैं। और एक तीसरे मंत्री ऐसे हैं, जब उन्होंने सुना कि एनजीओ का भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे केंद्र का मंत्री 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, 70 करोड़ होता तो मैं मान लेता। बेशर्मी की भी तो कोई सीमा होती है भाइयों, बेशर्मी की तो सीमा होती है। इतना ही नहीं, यहां पर एक मंत्री की भैंस खो गई। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेटा खो जाए खबर नहीं बनती है, लेकिन एक मंत्री की भैंस खो गई, खबर बन गई। और मैं तो सोच रहा था मंत्री जी का बयान जरूर आएगा, वो जरूर कहेंगे, उनकी भैंस खो जाने पर कहेंगे सेक्युलरिज्म पर खतरा है। वो जरूर कहेंगे उनकी भैंस चली गई, वो जरूर बोलेंगे कि सेक्युलरिज्म पर खतरा है। भाइयों बहनों, यही जिनके तौर तरीके हैं, उन लोगों से भाइयों बहनों देश का कभी भला नहीं होना। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है, चुनाव जीतने की एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर के घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन वो जड़ी बूटी की अब ताकत नहीं रही है। आप जरा गौर से देखिए और उत्तर प्रदेश की हर गली में जाकर के लोगों को समझाइए। आप उनको कहते हैं
बच्चे को रोजगार चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, अरे रोजगार बात में पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं खेत में पानी चाहिए, तो कह रहे पानी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं महंगाई कम करो, अरे बोले महंगाई छोड़ो, आज सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबी से जूझना पड़ रहा है, वो कहता है गरीबी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की चर्चा करो। बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो कहता है सेक्युलरिज्म की बात करो। भाइयों बहनों, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए ये सेक्युलरिज्म का नकाब पहन करके, सेक्युलरिज्म के नाम के बातें करके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, ये सेक्युलरिज्म का डिंडोरा पीटने वाले लोग, यहां सपा का राज रहा, यहां बसपा का राज रहा, यहां कांग्रेस का राज रहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नेताजी, मुसलमान के लिए हज यात्रा उसकी आस्था का विषय होता है। हर मुसलमान की चाह रहती है कि हज यात्रा करने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, गुजरात में हर वर्ष 4,800 लोगों का कोटा दिया है भारत सरकार ने। सिर्फ 4,800 मेरे मुसलमान भाई बहन हज यात्रा के लिए जा पाते हैं। लेकिन जब अर्जी मंगवाते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं, तो गुजरात में एप्लीकेशन आती है 38,000 अर्जी आती है। और श्रीमान नेताजी, ये सेक्युलरिज्म की रेवड़ियां बांटने वाले सपा बसपा कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, आपके राज्य में क्या हाल है? आपका कोटा है 32,000 का, उत्तर प्रदेश का कोटा है 32,000 का, और अर्जी कितनी आती है? मुश्किल से 35,000 अर्जी आती है। अगर यहां के मुसलमान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वो भी हज के लिए अर्जी करता, लेकिन आपने उसको बर्बाद करके रखा है, गरीब बना करके रखा है, उसको इंसान नहीं एक वोट का टुकड़ा समझ कर रखा है, उसको बर्बाद करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, जो लोग सेक्युलरिज्म की चर्चा करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, और भाइयों बहनों, ये भेद समझने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये भेद समझ लीजिए। उनका सेक्युलरिज्म ये वोट बैंक की राजनीति है। हमारा सेक्युलरिज्म उसका मतलब है इंडिया फर्स्ट। उनका सेक्युलरिज्म सत्ता पाने का हथकंडा है। हमारा सेक्युलरिज्म सर्वपंथ समभाव का है। उनके लिए सेक्युलरिज्म तोड़ो और राज करो का रास्ता है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का रास्ता है। उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग हमें ललकारते हैं, उनसे ललकारते हुए मैं कहता हूं, भाइयों बहनों, आंधियों की जीत है, आंधियों की जीत है। जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जीत है जहां बिजली गिराने की। मुझ में भी जीत है, मुझ में भी जीत है, वहीं आशियां बनाने की। मुझ में भी जीत है, वहीं आशियां बनाने की। भाइयों बहनों, आज देश के जितने नेता हैं
वो निराशा में डूबे हुए हैं, वे देश को ऊपर नहीं उठा सकते। मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं आशा से भरा हुआ इंसान हूं। मेरी पार्टी आशा से भरी हुई पार्टी है। ये पार्टी की विशेषता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए कि मुझ जैसे पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गरीबी में पला, चाय बेच करके जिंदगी चलाने वाले एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे पिछड़े भाई बहनों हो, आने वाला दशक आपका है। मैं दावे से कहता हूं, आने वाला दशक दलितों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है, वंचितों का है, पिछड़ों का है। आने वाले 10 साल में ही उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का हमारा संकल्प है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब हौसले कमजोर होते हैं तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हौसले स्थिर होते हैं तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन जब हौसले बुलंद होते हैं तो परिस्थितियां भी अवसर में पलट जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम वो अवसर को लेकर के आए हैं। जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, जो भ्रष्टाचार के डूबे हैं, भाइयों बहनों, मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं। मैं दिल्ली में एक चौकीदार के रूप में बैठने वाला हूं। प्रधानमंत्री पद उससे भी मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है एक चौकीदार का काम। और मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, दिल्ली की तिजोरी पर, देश की तिजोरी पर मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोई हाथी पे बैठ के आए, उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोई साइकिल पे सवार होकर के आए, उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आखिर में मेरे मन के भावों को व्यक्त करने वाली एक कविता मुझे किसी ने भेजी है। वो कविता आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसके पहले मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, ये कविता मैं मानता हूं आज की स्थिति में सब सवालों के जवाब देती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है।
मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार हो। ये नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जागेगा, हर भारतवासी जागेगा। माओ बहनों के अस्मत पर, माओ बहनों की अस्मत पर गीत नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे न अटकेंगे, न भटकेंगे न अटकेंगे। कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कोई आभार व्यक्त करें। जनपदों से आए सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। राम राज के जैसा होगा नरेंद्र मोदी का राज। सच्चा सपूत है नरेंद्र मोदी, भारत माँ की आवाज। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो तुम, देश ने तुमको दिल से पुकारा। पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी।